तो हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रोग्रामर्स भी। यार तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग बात करेंगे निमसेट के बारे में। ठीक है कि निमसेट में क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस था पर्सनल, है ना, निमसेट को लेके। एंड साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे होंगे यार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको। तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यार तो सबसे पहले अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि मेरी प्रिपरेशन किस टाइप से थी, मैंने किस टाइप से प्रिपरेशन की थी यार, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मेरे को जो निमसेट का एग्जाम के बारे में जो पता चला था वो पता चला था सेकंड ईयर में। बीसीए जब सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ था तो मेरे को निमसेट के एग्जाम के बारे में पता चल चुका था कि ऐसा कुछ एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं एनआईटी में जाके। ठीक है, तो फिर मैंने देखा कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और बाकी सब चीज़ें, सिलेबस और ये सब चीज़ देखने के बाद मेरे को पता चला कि हाँ मैं एग्जाम दे सकता हूँ। तो फिर मैंने निमसेट का जो है एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने फिर क्या किया था, निमसेट के प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करने के लिए मैंने अपने सिटी में ही एक एकेडमी है, एक्मे एकेडमी, वहाँ मैंने कार्तिक सर से बात करके वहाँ एकेडमी ज्वाइन कर ली थी ताकि मैं वहाँ मैथ अच्छे से सीख सकूं, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो कॉमर्स बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से मेरे को मैथ्स के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि मैथ्स किस तरीके से पढ़ना है, मैथ्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर वहाँ मैंने सेकेंड ईयर से एकेडमी डेली जाके वहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और साथ ही साथ बीसीए का जो मेरा रेगुलर था वहाँ मैं कॉलेज भी करता था। ठीक है, तो साथ साथ दोनों एक साथ करते गए और वहाँ पर मैं सेकेंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे ज़्यादा फोकस रखा, क्योंकि मैथ्स में आज वीक था बहुत ज़्यादा, है ना, मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो फिर मैंने क्या किया था, मैथ्स को जो है अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए वहाँ डेली जाके पढ़ाई करता था और धीरे धीरे मैथ्स के सभी टॉपिक्स को कवर करते गया कि मैथ्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से मेरे को पढ़ाई करनी है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर ऑलरेडी कंपटीशन का माहौल था, तो चीज़ों को समझ में आया कि किस तरीके से एग्जाम देना, और वहाँ मॉक पेपर होता था तो समझ आ गया था कि निमसेट का कुछ एग्जाम इस तरीके से होने वाला है और हमको किस तरीके से देना है वो हमको डिसाइड करना था, किस तरीके से प्रिपरेशन हमको करनी है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में मैंने पूरी तरीके से सिर्फ मैथ्स पे फोकस किया और मैथ्स के जितने टॉपिक्स थे, है ना, मैंने ट्राई किया कि पूरे टॉपिक को एटलीस्ट एक बार कवर कर लूँ, है ना। तो मैंने सेकंड ईयर में ही यूनिवर्सल और आर डी शर्मा थोड़ा सा बेसिक बनाना चालू कर दिया था, जो सब्जेक्टिव ज़्यादा बनाए थे ताकि जो मैथ्स का जो बेसिक है वो अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट मैथ्स के क्वेश्चन बनने लग गया और समझ में आने लग गया था। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में तो फिर मैंने कोई निमसेट का एग्जाम दिया नहीं था। तो फिर जैसे बीसीए का एग्जाम जब कंप्लीट हुआ तो फिर उसके बाद मैंने फाइनल ईयर में निमसेट का एग्जाम की प्रिपरेशन थी उसके लिए पूरा ही लग गया, पूरे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मैथ्स नहीं आ रहा होता, वहाँ पर जो है साथ साथ आपके इंग्लिश आ रहे होते हैं, रीजनिंग आ रहे होते हैं, रीजनिंग और एप्टीट्यूड साथ में, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर भी पूछा जा रहा होता है वहाँ पर। ठीक है, मैथ्स के साथ, है ना। तो वहाँ मैथ्स को जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, फिर उसके बाद आपका जो वेटेज होता है वो कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश का होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या था कि मैंने सभी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एकेडमी में तो सभी चीज़ों की पढ़ाई प्रॉपर हो रही थी, है ना, मैथ्स भी हो रहा था और रीजनिंग, तो सब चीज़ों की क्लास वहाँ प्रॉपर अटेंड करने के बाद चीज़ें समझ में आने लग गई कि किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना, और साथ ही साथ मॉक पेपर और वीकली टेस्ट में हमको समझ आ गया कि किस तरीके किस टॉपिक में ज़्यादा इंप्रूव करना है, किस पे ज़्यादा मेहनत करना है। तो ऐसे पढ़ते पूरा तो समझ में आ गया और एंड देन पूरी चीज़ें कवर भी हो चुकी थी लास्ट तक के। फिर उसमें फाइनल ईयर के साथ साथ कॉलेज भी था, तो कॉलेज भी मेंटेन करना होता है कि कॉलेज के भी एग्जाम्स होते हैं, उसके भी प्रोजेक्ट्स करने होते हैं फाइनल ईयर में, क्योंकि बीसीए में हमारा जो होता है सब्जेक्ट इस टाइप से ही होता है कि हमको प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट बहुत ज़्यादा होता है ना। तो वहाँ बस हमने वो चीज़ किया और उसके बाद फिर निमसेट का एग्ज़ाम का डेट आया और हमने निमसेट का एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो निमसेट का एग्ज़ाम देने के बाद जो 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पर जो मेरी रैंक थी वो थी ऑल इंडिया रैंक 1064। ठीक है, 1064 रैंक लाने के बाद फिर उसमें काउंसलिंग का वेट किया, लेकिन वहाँ पर जो मेरा 2019 था वहाँ पर जो है कोई एडमिशन नहीं हो पाया था एनआईटी में। अदर कॉलेजेस में, बहुत सारे अदर यूनिवर्सिटी में भी हो गए थे, लेकिन एनआईटी में नहीं हुआ था। तो जिसके कारण मैंने फिर क्या किया था कि एक साल का फिर ड्रॉप लेने का ट्राई किया, क्योंकि रैंक बहुत क्लोज थी, है ना, एनआईटी लेने के लिए। तो फिर मैंने 2020 में क्या किया, ड्रॉप ले लिया था एक साल का, और ड्रॉप लेने के बाद फिर मैंने खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी घर पे, क्योंकि ओवरऑल सब चीज़ें जो है पढ़ चुका था। ठीक है, चीज़ें समझ में आ चुकी थी, बस एग्जाम में जहाँ जो गलती थी उसको इम्प्रूव करना था। तो मैंने घर पे बैठ के वो प्रिपरेशन स्टार्ट किया और उसके बाद कंटिन्यू डेली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था, और पढ़ते पढ़ते चीज़ें और इम्प्रूव हो गई, है ना। कुछ पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, कहीं मिस्टेक्स था, वो चीज़ समझ में आने लग गया कि 2019 में एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला था। तो बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी थी 2020 में, वो है कि 2019 में जो एग्ज़ाम में जो मिस्टेक्स हुआ था, है ना, तो वो क्या करना है, हमको इम्प्रूव करना है। क्योंकि 2019 में पेपर जो आया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी ईयर्स में जो पेपर आता था उस तरीके से।
तो फर्स्ट अटैम्प्ट था तो उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं थी, है ना। और फिर उसके बाद वो तो एग्ज़ाम निकल नहीं पाया 19 में, तो फिर 20 में फिर बाकी इस तरीके से प्रिपरेशन की, पेपर का लेवल कुछ भी हो, किस तरीके से पेपर है, चाहे क्वेश्चन देखा हुआ हो ना हुआ हो या किसी भी तरीके से पेपर हो, वहाँ रेडी रहना है। तो प्रिपरेशन किया था और उसके बाद फिर धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद जाके 2020 में एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हुए, ठीक है। तो वहाँ पर फिर ऐसा था यार कि ऑफलाइन पेपर के लिए तो प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया था मार्च में, तो वहाँ पर फिर चीज़ें फिर वहाँ से चेंज हो गई कि पेपर जो है ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न था, ठीक है ना। तो फिर एनआईटी ने फिर बहुत लेट से क्लियर किया था ये चीज़ कि एग्ज़ाम कैसे होगा, है ना। तब तक तो चीज़ें पोस्टपोन हो जा रही थी बार बार, कि एक बार डेट आ रहा था फिर कंटिन्यू पोस्टपोन ऐसे ही चल रहा था। तो वहाँ पर जो था पढ़ाई था वो ब्रेक हो चुका था यार, क्योंकि कंटिन्यू ऐसे पोस्टपोन आए थे, बाकी अदर एग्जाम भी पोस्टपोन हो जा रहे थे, कुछ एग्जाम तो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे थे, ठीक है ना। तो समझ नहीं आ रहा था, तो उस तरीके से फिर चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी वहाँ पर, है ना। तो बस ये था यार कि जो पहले पढ़ा हुआ था वो दिमाग में बहुत अच्छे से था, है ना, और कहाँ गलती की थी, वो कहाँ इंप्रूव करना था, वो चीज़ पे बहुत काम किया था। तो वो चीज़ों का बहुत हेल्प मिला और लास्ट में पता चला था कि चीज़ें ऑनलाइन होंगी, एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा। तो हमारा जो पेपर था ऑनलाइन था, तो उसके लिए प्रिपेयर करके गए थे। तो पेपर जो 2020 में हुआ था वो पेपर ईजी था, है ना, इन कंपेरिजन ऑफ 19 बोलो या फिर आप पहले के पेपर के अकॉर्डिंगली बोलो कि पेपर थोड़ा सा ईजी था, क्योंकि वो सीबीटी था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, तो पेपर अच्छा था सॉल्व करने लायक। तो वहाँ पर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ मेरी जो रैंक आई थी 2020 में, जो वो थी 863 रैंक, है ना। तो जिसके कारण फिर मैंने एनआईटी रायपुर में एडमिशन लिया, क्योंकि एनआईटी रायपुर में मेरा नाम आ चुका था वहाँ पर, है ना। तो फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया और फिर वहाँ पर एमसीए जो है कंटिन्यू किया, और अभी भी मेरा जो है एमसीए चल रहा है, ठीक है। तो मेरा कुछ इस तरीके से था यार कि मेरा जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था वो मैथ्स पे हुआ था ना, क्योंकि मैथ्स ऐसा था, क्योंकि मैथ्स जो था मेरे को नहीं आता था बिल्कुल भी, ठीक है ना। कॉमर्स का था तो चीज़ें अकाउंट और इकोनॉमी की ये सब चीज़ों के बारे में मालूम था, मैथ्स कभी पढ़ा नहीं था, तो मैथ्स के बारे में चीज़ें नहीं पता थी। तो मैथ्स को इम्प्रूव किया और साथ साथ फिर धीरे धीरे रीजनिंग और एप्टीट्यूड को भी समझना चालू किया, और कंप्यूटर तो साथ साथ बीसीए में चल ही रहा था, ठीक है। और कंप्यूटर बहुत ब्रॉड होता नहीं है ना, सिर्फ लिमिटेड एक एरिया होते हैं, वहीं पर हमको स्टडी करनी होती है। और इंग्लिश का ऐसा था यार कि हमारे बीसीए में इंग्लिश कवर हो जा रही थी, तो वहाँ पर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज भी कम होता है, तो हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हैं। बस ये ध्यान देते हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन हमारे अटैम्प्ट हो जाए, जितने भी हो जाए बस सही हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल प्रिपरेशन का जर्नी था कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी। और अगर आप बात करते हैं स्ट्रेटजीज़ की कि क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए हमारे निमसेट को एग्ज़ाम को लेके, ताकि हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें यार, तो कुछ 7 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि निमसेट में आप अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो पहला जो पॉइंट होगा वो है ये है कि आप जो है जैसे ही निमसेट के एग्ज़ाम देने जाओ, है ना, तो ये आपका स्ट्रेटेजी पहला पॉइंट ये होना चाहिए भाई कि आप पेपर के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है ना। पेपर के साथ कंफर्टेबल होना मतलब ऐसा कि आप पेपर को अच्छे तरीके से देख लो, है ना। पेपर को देख के आप वहाँ जज मत करो कि पेपर इजी है, हार्ड है, तुम्हारा होगा नहीं होगा, ये बाकी चीज़ें क्या हो रही, किससे बन रहा है, किससे नहीं बन रहा है, ठीक है। बगल में कौन बैठा है, किस तरीके से पेपर वो कर रहा है, या फिर हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमको पेपर के साथ कंफर्टेबल होना है कि हमारा पेपर आ चुका है, हमको बस पेपर को एनालाइज करना है कि हमसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हम कितना स्कोर कर पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो था ये पहला पॉइंट था हमारा, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट की बात कर रहे होंगे तो सेकंड पॉइंट कुछ ऐसा है कि जो हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट पे होना चाहिए, है ना। अब ज़्यादा अटेम्प्ट पे क्यों, क्योंकि एक चीज़ देखो यार, अगर पेपर अटेम्प्ट ही कम होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, भले आपके क्वेश्चन सही हो, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए आपका स्ट्रेटेजी सेकंड पॉइंट पे कि आपको पेपर ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं कम टाइम में। इसके लिए आपको प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा एग्जाम के टाइम पे, है ना। टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो यार थर्ड पॉइंट ये होगा कि आप मिस्टेक्स बहुत कम करो, ठीक है ना। आप उन्हीं क्वेश्चन को ऐसे प्रैक्टिस में लेके आओ कि आप जहाँ मिस्टेक कर रहे हो बहुत ज़्यादा, है ना, जिस टॉपिक्स पे जिस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको वहाँ इंप्रूव करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको मिस्टेक्स बहुत कम करनी है। क्योंकि ऐसा होता है कि आप जितने ज़्यादा मिस्टेक्स कर दोगे, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाए वहाँ पर तो माइनस तक चल जाएगा और एट लास्ट आपका नंबर बहुत कम आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी, ठीक है। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो ऐसा है कि आप एक ही क्वेश्चन पे मत अटके रहो, है ना। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा, है ना, होता क्या है, जैसे कि अगर सीबीटी एग्जाम है, ठीक है आपका, तो होता क्या है कि हमने कंटिन्यू वहाँ पेपर देखने लग जाते हैं और लाइन से सीरीज में देखने लगते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं बीच में जो
हमको अटका देते हैं वापस, है ना, हम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और पता चलता है लास्ट में क्वेश्चन बन ही नहीं रहा या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो वो चीज़ें बहुत टाइम वेस्टिंग है, तो वो नहीं करना। हमको क्या करना होता है वापस, हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है भाई कि हम पूरे क्वेश्चन तक पहुंच सके, ठीक है ना, हम पूरे से पूरे क्वेश्चन तक पहुंच सके अच्छे तरीके से, ताकि हम क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें कि हमसे कौन क्वेश्चन बन सकता था। क्योंकि ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम 50 क्वेश्चन में, मैथ के 50 क्वेश्चन है तो हम 30 ही तक पहुंच पाए और बाकी के 20 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए, और बाद में हमको पता चल रहा था कि ऐसे इतने ईजी भी क्वेश्चन हमको मिल रहे थे, एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन हमको और अच्छे ईजी मिल सकते थे जो हम कर सकते थे, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करेंगे तो फोर्थ पॉइंट कुछ ऐसा है कि जो छोटे क्वेश्चन पे उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। जो छोटे क्वेश्चन है 1 लाइन के क्वेश्चन से, 2 लाइन के क्वेश्चन से, जहां आपको रीडिंग कम करनी पड़ रही हो, चाहे मैथ्स का क्वेश्चन हो, इंग्लिश का क्वेश्चन हो, कंप्यूटर का हो, या फिर किसी भी टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन हो, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आपको इग्नोर करना है वो क्वेश्चन को ना। आपको अगर करना है लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, हमको क्वेश्चन करना है, लेकिन क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन के टाइप के जितने क्वेश्चन थे हमने कर लिया, तो हमको पता चल गया कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन वापस हो चुके हैं। तो हमको अब एक चीज ध्यान देनी है कि हमको अब धीरे धीरे जो क्वेश्चन का लेवल है उसको बढ़ाना है, ना कि हम पहले ही बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन रीडिंग में ही अपना टाइम खत्म कर दें। क्योंकि क्वेश्चन अगर रीडिंग में ही बड़ा है तो उसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। हो सकता है कि सॉल्व करने में भी टाइम लग रहा हो, जरूरी नहीं है पर लग सकता है, ठीक है ना। तो हमको इस चीज के लिए बिल्कुल ध्यान देना है कि शॉर्ट क्वेश्चन को हम बिल्कुल कर ले पहले से पहले, है ना, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे होंगे यार, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा यार कि आप ना पेपर को ना 2 से 3 बार राउंड मार लो, ठीक है। इट मीन्स क्या कि आपको ऐसा करना है कि आप पेपर एक बार स्कैन किए, है ना, पूरा, चाहे ऑनलाइन एग्जाम की बात करो या ऑफलाइन। ऑफलाइन में तो पेपर स्कैन करना बहुत ईजी हो जाता है ना, और ऑनलाइन में पेपर स्कैन करना ईजी नहीं होता। तो आप ये चीज़ तभी अचीव कर पाओगे जब 2 से 3 बार आप पेपर को तभी राउंड मार पाओगे जब आप शॉर्ट क्वेश्चन को पहले कर रहे होगे, ठीक है, और जितने जल्दी कर रहे होगे क्वेश्चन को, है ना। क्योंकि आप क्वेश्चन बनाने में ही टाइम लगा रहे हो तो पूरे क्वेश्चन को आप देख भी नहीं पाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन को पहले करना है, जिसकी वजह से आपको पूरा पेपर स्कैन हो जाएगा और पूरे पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन को आप खत्म कर चुके हो सॉल्व करके, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद आप क्या कर रहोगे, आप फिर लॉन्ग क्वेश्चन पे, और फिर सेकंड टाइम जब क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाओगे, राउंड जब स्टार्ट करोगे, तो वहां पर आपकी जो चीजें हैं वहां थोड़ी आसान लगने लगेंगी, क्योंकि आप पेपर के साथ वहां पर कंफर्टेबल भी हो चुके होगे, क्योंकि आपने पूरा पेपर आपने अभी तक देख लिया होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है यार कि लास्ट पॉइंट हमारा जो होगा ये होगा कि आप कभी भी गैस मत करो, क्योंकि होता है कि एट लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं कि लास्ट के अगर 2 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे तो हमने पेपर सॉल्व कर लिया और लग रहा है कि 10 मिनट बचा हुआ है पेपर जमा करने के लिए, इस पेपर जमा करना है, तो हम वहाँ क्या कर रहे होते हैं कि गैस कर रहे होते हैं पेपर को ना, कि इसका आंसर ये हो सकता है या फिर ये आधा सॉल्व करके गैस मारते हैं। ये चीज़ें बहुत कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि आपने जो अभी तक के 1.5 घंटे मेहनत की है ना, तो वो पूरा वेस्ट हो जाता है। साल भर जो आप इतना मेहनत करके यहाँ पर है वो चीज़ पूरे वेस्ट हो जाती है। तो कभी भी गेस नहीं करना कि इसका आंसर ये होगा कि इसका आंसर ये मेरे को पता है, ठीक है। आपको जब श्योरिटी हो तभी आप करें, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पूरा पेपर सही से बना लिए लेकिन आप गेस करके 5-6 क्वेश्चन गलत कर लिए तो वो बहुत गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो गई और आपको फिर दिक्कत हो जाती है ना। क्योंकि गैस करना बहुत गलत चीज़ हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि वहाँ पर माइनस मार्किंग हो रहा होता है, ठीक है। और अगर यार मैं कुछ और पॉइंट्स की अगर बात करूँगा तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अगर प्रिपरेशन टाइम में बात कर रहा हूँ मैं, प्रिपरेशन टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है भाई आपका प्रीवियस ईयर का पेपर जो है ना, वो होना चाहिए आपके पास। जेईई मेंस के पेपर होने चाहिए प्रीवियस ईयर के, ताकि आप उसके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार निमसेट का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं हर साल, ठीक है ना। तो रिपीट होके आते हैं तो हमारा क्या बेनिफिट हो जाता है कि हम क्वेश्चन को देख के टिक मार सकते हैं, क्योंकि हमको पहले से पढ़ा हुआ क्वेश्चन होता है ना। तो जब साल भर का प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी 2 महीने 1 महीने का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ट्राई यही करना। और लास्ट टाइम में तो बिल्कुल ही आपका प्रैक्टिस होना चाहिए भाई कि जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके ओवरऑल हो चुके हैं, चाहे किसी भी पार्ट का, कंप्यूटर का, रीजनिंग का या किसी भी तरीके का, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ना आपको जो है फर्स्ट राउंड में जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर रहे होगे, तो वहां पर आपका टाइम बच जाएगा, प्लस आपके जो मार्क्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, आपके एडिशनल पॉइंट मान लो, क्योंकि जिसको नहीं पता होगा वो सॉल्व कर रहा होगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजीज हैं। और कोई ऐसा बुक तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसे किसी बुक से क्वेश्चन आता है या कुछ, है ना। आपको ओवरऑल जितने ज़्यादा बुक हो सके, है ना, आप सॉल्व करो, है ना। क्योंकि बुक सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आप 10 बुक लेके सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि
आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, सब में मोस्टली सिमिलर ही क्वेश्चन होते हैं। तो आप एक बुक फॉलो करो, है ना, बट ट्राई करो कि अलग अलग बुक में आप थोड़ा जा पाओ, क्योंकि अलग अलग बुक में जाने से क्या होता है कि क्वेश्चन के लेवल भी अलग होते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको एक आइडिया हो जाता है कि इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरीके से और क्वेश्चन बन सकते हैं किसी टॉपिक्स के। ठीक है, तो बस यार आज के लिए इतना ही, है ना। तो और आगे आने वाले वीडियो पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे निमसेट के बारे में कुछ और भी, है ना। तो बस यार आज के लिए इतना ही, है ना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वारी हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, और चैनल को और सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। और बिल्कुल यार जो मैं स्ट्रेटजी बताया उसको फॉलो करते चलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।